साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग मस्त होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं धीरे धीरे करते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर SSC CGL का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की ओर, मतलब 1/3 की ओर। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रीड कीजिएगा सभी लोग। रीड एवरीवन। पहला क्वेश्चन रीड कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति का वर्णन किया जाता है? तो कौन सा में किया जाता है, कौन से आर्टिकल्स में? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बताओ मुझे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी। तो बाकी सभी को हम तो पढ़ चुके हैं, है ना? तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर राष्ट्रपति लिखा है और इधर राज्यपाल, मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर। उन दोनों में हमको अंतर देखना है, ठीक है ना? बाकी हम लोग जितने भी प्रमुख फैक्ट हैं पढ़ चुके हैं, लेकिन आज पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जबकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को पढ़िए पहले। राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रमुख होता है, ठीक है। आर्टिकल 52 से संबंधित है। पूरे भारत के लिए राष्ट्रपति, और इसका नियुक्ति नहीं होती, राष्ट्रपति की निर्वाचन हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होता, निर्वाचन होता है। आर्टिकल 72 में कहा गया है राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति, आर्टिकल 72 में कहा गया है क्षमादान, क्षमादान की शक्ति, ठीक। इधर देखो राज्यपाल लिखा है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। आर्टिकल 153 मतलब 153, ठीक। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। अनुच्छेद 161 मतलब 161 के तहत सीमित क्षमादान शक्ति, ठीक। तो नाउ द नेक्स्ट वन। कुछ यहाँ पर आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करते हुए सभी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, है ना? हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। जो भी पढ़ रहे हैं एकदम एक्यूरेट पढ़ रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि जल्दी का कम शैतान का होता है, हम सभी को पता है। यहाँ अनुच्छेद लिखा है और उसके कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। 154 अनुच्छेद में कहा गया है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 155 में कहा गया है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, किसकी नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल की। आर्टिकल 155 में, ठीक। 156 में उसी प्रकार कहा गया है कार्यकाल, किसके कार्यकाल? राज्यपाल। कितने वर्ष का होता है आप लोग कमेंट करना, ठीक है ना? 157 में कहा गया है आर्टिकल में योग्यता, राज्यपाल की योग्यता। 158 में कहा गया है पद की शर्तें। 159 आर्टिकल में कहा गया है शपथ, ओके। 160 में कहा गया है आश्रमिक व्यवस्था। 161 आर्टिकल में कहा गया है क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 162 में कहा गया है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 163 में कहा गया है मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह। आर्टिकल 164 में कहा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है ना? आर्टिकल 165 में कहा गया है महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 166 में कहा गया है राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। आर्टिकल उसी प्रकार 167 में कहा गया है मुख्यमंत्री की कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रीड एवरीवन। गैर गैर नृत्य मतलब डांस में प्रायः कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ऑप्शन ए है ढोल, हारमोनियम एवं मंजीरा। ऑप्शन नंबर बी है सितार एवं तबला। ऑप्शन नंबर सी है बांसुरी एवं मृदंगम। या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कौन नहीं? 99.9% चांस होता है कि ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। किसी भी हालत में ये नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो मुझे कुछ बताओ, आप लोग पूछूंगा तो बताओगे ना? तो चलो बताओ। मंजीरा से संबंधित बताओ कुछ व्यक्ति कलाकार मंजीरा से, तो बताओ मुझे। तो ये अनूप जलोटा लिखना, अनूप जलोटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार बांसुरी से लिखना अपने आप लोग बांसुरी से। तो पीटी हरि प्रसाद लिखना, हरि पीटी हरि प्रसाद। और एक याद रखना पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल। राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना, जो डाटा बता रहा हूँ आप लोग फैक्ट है उस पर ध्यान देना, ठीक है। पन्ना लाल घोष, ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर हारमोनियम और मंजीरा है।
हारमोनियम और मंजीरा। ढोल आप लोग देखे हो कभी ना कभी, ठीक है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप लोग को। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, तो कुछ अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर फोक डांस है मतलब लोक नृत्य, और उसकी प्रमुख विशेषता है कौन से राज्य से है आप लोग बताना, ठीक है। होजागिरी कहाँ से है? त्रिपुरा से है। इसकी प्रमुख विशेषता है सिर पर बोतल या कलश रखकर संतुलन नृत्य किया जाता है, ठीक। लेबांग बुमानी कहाँ से है? त्रिपुरा से है। लेबांग कीट पकड़ने का प्रतीक होता है ये। पंथी छत्तीसगढ़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंथी। और पंथी से याद रखना आप लोग, गुरु घासीदास जैन, गुरु घासीदास कहाँ से है? मतलब छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो पंथी छत्तीसगढ़, इसकी प्रमुख विशेषता यहाँ पर लिखा है देखो, गुरु घासीदास एवं सतनामी समाज। कौन से समाज? सतनामी समाज, ओके। राउत नाचा कहाँ की से है? छत्तीसगढ़ से है। लाठी के साथ श्री कृष्ण भगवान की परंपरा किया जाता है। सुआ, सुआ में क्या होता है कि सुआ में एक बीच में टोकरी किया जाता है, टोकरी, उस पर ना सुआ में एक भगवान होता है, भगवान का नाम आप लोग कमेंट करना। और उसमें ना सुबह में क्या है, तरी हरी नाना का गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा, मतलब छोटी बच्चियों के द्वारा, दूसरों के घरे में जाकर, आंगन में जाकर नृत्य किया जाता है। सुआ नृत्य ऐसा ही होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ से है, महिलाओं द्वारा तोतो तोते मतलब सुआ के साथ नृत्य किया जाता है, ठीक। ये दीपावली के अवसर पर ही किया जाता है खास करके, और उसके बाद और कभी नहीं किया जाता मतलब। और घूमर कहाँ से है? ये है उड़ीसा से। युद्ध नृत्य है ये, एवं घूमर समुदाय, मतलब वाद्य यंत्र बोल सकते हो इसे, आई थिंक, ठीक। पैका कहाँ से? उसी प्रकार पैका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैका बताओ उड़ीसा से है। तलवार ढाल के साथ युद्ध कला, ठीक। रड़पा कहाँ से है? उड़ीसा से है। बांस की गेड़ियों पर नृत्य। चैती घोड़ा, चैती घोड़ा कहाँ से है? उड़ीसा से है। कृत्रिम घोड़े के साथ नृत्य किया जाता है। घूमर कहाँ से है? उसी प्रकार राजस्थान से है। घघरे का गोलाकार घूमना, घाघरे का गोलाकार घूमना। कालबेलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालबेलिया कहाँ से है? राजस्थान से है। सांप जैसी लचकदार मुद्राएं, सांप जैसी लचकदार मुद्राएं मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार है भवाई, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, भवाई। भवाई कहाँ से है? राजस्थान से है। सिर पर अनेक मटकों का संतुलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गरबा कहाँ से? उसी प्रकार गरबा गुजरात से है। दीप गरबा के चारों ओर वृत्ताकार नृत्य किया जाता है, मतलब डांस किया जाता है। डांडिया रास, डांडिया रास कहाँ से है? गुजरात से, गुजरात। डांडियों के साथ नृत्य किया जाता है, डांस किया जाता है। लावड़ी कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। ढोलकी के तेज ताल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ढोलकी के तेज ताल। बिहू असम से, बिहू असम से है। नववर्ष एवं फसल उत्सव पर किया जाने वाला नृत्य असम का कौन सा नृत्य है? तो यह है बिहू नृत्य है। बगरुम्बा कहाँ से है? बगरुम्बा असम से है। असम, तितली जैसी मुद्राएं का प्रयोग किया जाता है बगरुम्बा नृत्य में। और बगरुम्बा डांस कहाँ से है? तो यह है आपका असम से, असम से। चिराव कहाँ से है? मिजोरम से, चिराव मिजोरम से। बांस की, बांस के बीच नृत्य किया जाता है, बम्बू डांस, बम्बू डांस, ठीक। छऊ कहाँ से है? झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल, झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल। हाँ, और छौर को ही एक हाफ क्लासिकल डांस मतलब अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। तो इसकी प्रमुख विशेषता बताओ छऊ नृत्य की। तो यह है युद्ध कला एवं मुखौटे, मयूरभंज शैली बिना मुखौटे के, ठीक। छोलिया कहाँ से है? उत्तराखंड से, छोलिया उत्तराखंड से। तलवार ढाल के साथ युद्ध शैली होता है, ठीक है ना। तो एक हरेला, या बताओ मुझे हरेला कहाँ से है? तो ये है आपका उत्तराखंड से। लेकिन हरेली पूछे एग्जामिनर आप सभी से, तो हरेली लिखना आप लोग छत्तीसगढ़ से। अगर हरेला पूछे तो ये उत्तराखंड से। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होने वाला आप लोग को, लेकिन कंफ्यूजन का टॉपिक है क्योंकि मात्रा की ही मिस्टेक है इसमें। बाकी हरेली और हरेला एक ही सेम ही है, मतलब अलग अलग। लेकिन एग्जामिनर आप सभी को कंफ्यूजन करने के लिए देता ही है एग्जाम में आपके। तो याद रखना आप लोग, हरेला कहाँ से है? ये है आपके उत्तराखंड से। और हरेली कहाँ से है? तो ये है आपका कहाँ से? छत्तीसगढ़ से, सीजी मतलब छत्तीसगढ़ से। तो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रीड एवरीवन। नाट्य शास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्रों को कुल कितने श्रेणियों में मतलब क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन नंबर 5 है, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर मुझे बताओ, 4, ऑप्शन नंबर 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो भरतनाट्यम के बारे में मुझे कुछ बताओ। तो ये है भरत मुनि द्वारा, ठीक है। चैप्टर बताओ, चैप्टर। तो ये है 36 है, 36 अध्याय मतलब, ठीक है ना। सिद्धांत बताओ, सिद्धांत कौन से सिद्धांत पर पारित है ये? तो यह है रस सिद्धांत। कौन से सिद्धांत? रस। राइटिंग पर बस आप लोग ध्यान मत देना, रस सिद्धांत, रस सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक।
तो चार भागों में जब वर्गीकृत किया गया तो कौन कौन से है मुझे बताना। पहला है, पेन किंग चेंज करने दो, चलो इसी पेन में लिखते हैं। पहला है, पहला लिखना तथ, तथ लिखना। उसके बाद लिखना, दूसरा है सुशीर, सुशीर। राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना, ओके। थर्ड पॉइंट इज अवनद, 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 तीसरा। और चौथा लिखना, चौथा यह घन, घन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन फोर्थ है, रीड एवरीवन। द सारी सॉप उपन्यास के लेखक लेखिका कौन है, मतलब द सारी सॉप के लेखक लेखिका कौन है। मुझे बताओ कौन है, कौन है, कौन है, कौन है जी, कौन है। तो अनीता देसाई के बारे में बताओ मुझे। एक आध उपन्यास बताओ। क्लियर, क्लियर लाइट, क्लियर लाइट ऑफ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक लिखना है तो पहला हो गया ना, दूसरा लिखना इन कस्टडी, इन कस्टडी, इन कस्टडी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपा बाजवा, रूपा बाजवा, रूपा बाजवा। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन फिफ्थ है, रीड नाउ। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के माध्यम में डोरेट श्रेणी क्या संकेत करती है। तो कौन से संकेत करती है, ऑप्शन नंबर बी करती है। क्या करती है ये, वायु गुणवत्ता माध्यम है, अधिकांश लोगों के लिए स्वीकार्य है, लेकिन अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तियों को हल्की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेवन, सिक्स है, 16th बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर छठवा है। और ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, हमें होमवर्क करना, ठीक है ना। कमेंट करना आप लोग, उबेर कब से संबंधित है, क्या होगा उसका आंसर। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, रीड एवरीवन। चाबहार बंदरगाह किस जल डमरू मध्य को पार करके, बाईपास करके वैश्विक व्यापार मार्गों तक आसान पहुंच मार्ग प्रदान करती है। तो कौन सी मार्ग प्रदान करती है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, हुर्मुज जल डमरू मध्य, हुर्मुज जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ है आपका, ईरान, ईरान, ईरान के कहाँ, ओमान की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में, ओमान की, ओमान की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर एट्थ है, रीड एवरीवन। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनमें से कितने अलैंगिक गुणसूत्र के युग्म हैं। ऑप्शन ए है 22 पेयर, ऑप्शन बी है 23rd पेयर, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी है 21st पेयर, या ऑप्शन नंबर डी है 20 पेयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मुझे बताओ। इसका राइट आंसर होगा 22 पेयर, 22 पेयर। तो ये पेयर होते हैं, ठीक है ना। मुझे बताओ फीमेल के लिए, फीमेल के लिए तो ये है आपका XX गुणसूत्र। उसी प्रकार मेल के लिए अगर पूछिए आप सभी से, तो ये है आपका XY गुणसूत्र, XY गुणसूत्र। लेकिन एक जो होता है युग्म, एक जो युग्म होता है सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम। अगर एक युग्म है और ये मिलकर क्या बनेंगे, दो बनेंगे, दो। तो 22, 22 प्लस 22 कितने हुए, ये हुए 44, 44 और प्लस कितने हुए, दो, ये कितने हुए 46। तो 46 कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है देखो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नाउ द नेक्स्ट वन। उम्मीद करूंगा ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आया होगा, क्योंकि देखो 22 गुणसूत्र हम होते हैं, हम सभी को पता है। और एक्स एक्स फीमेल का होता है, एक्स वाई मेल का होता है ना। तो मुझे बताओ, जो युग्म विपरीत युग्म है सेक्स क्रोमोसोम का, ये 1 होता है, लेकिन मिलेंगे तो कितने होंगे, दो होंगे। दो मतलब 22 के पेयर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 होगा, और 44 में 2 ऐड करेंगे तो ये 46 हो जाएगा, ठीक। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन 49th है, क्वेश्चन नंबर 9th है, रीड एवरीवन। वर्ष 2025 में, 2025 में कला एवं संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए फ्रेंड डेरिगेंटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, आपका सुदर्शन पटनायक जी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन पटनायक जी को 2025 में कला एवं संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए फ्रेंड डेरिगेंटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सोनल मानसिंह के बारे में कुछ फैक्ट बताओ मुझे, सोनल मानसिंह के बारे में। तो ये संबंधित है आपकी भरतनाट्यम, भरतनाट्यम एंड
ओडिसी, ओडिसी मतलब ओडी मतलब ओडिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना। और सोनल मानसिंह है जो है राज्यसभा में, लिखना राज्यसभा में नामित होने वाली पहली महिला कब हुई थी? 2018 में, 2018 में, 2018 में, ठीक। सुदर्शन पटनायक के बारे में मुझे बताओ। तो ये है रेत कलाकार है, रेत कलाकार, रेत कलाकार, रेत कलाकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सु- सोनल मानसिंह के बारे में एक और फैक्ट बताओ, एक और फैक्ट। सेंट्रल सेंटर ऑफ इंडिया, सेंटर ऑफ इंडिया क्लासिकल क्लासिकल ऑफ डांस कब स्टार्ट किया? 1977 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, नई दिल्ली, एनडी मतलब नई दिल्ली। ओके। सुदर्शन पटनायक को मुझे बताना, सुदर्शन पटनायक को पद्मश्री कब मिला? पद्मश्री तो ये मिला 2014 में, 2014 में। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं ये? कौन सी स्टेट? तो ये है आपके स्टेट ओडी, ओडी मतलब ओडिशा, ओडिशा। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 10th है, रेड एवरीवन। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? बाकी हम सभी ने नदी के टॉपिक को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, आप सभी को पता ही होगा, है ना। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग कंटेंट को आप तक डिलीवर करते हैं। तो मैं आप सभी से कुछ नहीं चाहता, बस सिलेक्शन हो जाए यार आप लोग का, और क्या चाहिए मुझे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मुझे बताओ। तो यह है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी कहाँ है? गोदावरी नदी की उद्गम मुझे बताओ, उद्गम। तो है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। कहाँ? एम एच, एम एच मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जाती है तेलंगाना, तेलंगाना से जाती है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से, ठीक। मुझे बताओ संगम, गोदावरी नदी की संगम। तो यह बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। किलोमीटर बताओ, किलोमीटर लंबाई गोदावरी नदी की। तो यह है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। उसी प्रकार तुंगभद्रा नदी, हमारा बाकी था ना। तुंगभद्रा नदी को आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। तो तुंगभद्रा नदी की उद्गम कहाँ से होता है? तो ये है तुंग प्लस भद्रा, तुंग प्लस भद्रा, ये दोनों नदियाँ हैं। दोनों नदियाँ मिलकर एक संगम बनाती है, मतलब संगम से बनाती है। तो ये बनता है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। क्या बनती है? तुंगभद्रा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 531 किलोमीटर, 531 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 11th है, रेड एवरीवन। सूती वस्त्र उद्योग के कारण ऐतिहासिक रूप से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सूरत, ऑप्शन नंबर बी है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी है कानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। और आज के बाद जो भी हम लोग मतलब दिए गए उपनाम शहर को और उसके ऐतिहासिक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम लोग बढ़ते हैं उस स्लाइड की ओर। नाउ द नेक्स्ट वन। तो ये है उस स्लाइड, वो स्लाइड। तो पढ़ो। यहाँ पर स्थान लिखा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में उपनाम लिखा है, उपगम बोल रहा था। उपनाम लिखा है, तो रीड कीजिएगा सभी लोग। अहमदाबाद को कहता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई को कहता है भारत का प्रवेश द्वार। ओके। उसी प्रकार कोलकाता को कहा जाता है महलों का शहर, महलों का शहर। जयपुर को कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगर, गुलाबी नगर। जोधपुर को नीला शहर, ब्लू सिटी, ब्लू सिटी। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर। वाराणसी को सिटी ऑफ टेम्पल्स मतलब मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर। कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, ठीक है ना। और उसी प्रकार कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यह कोयम्बटूर। सूरत को कहा जाता है भारत का डायमंड सिटी, डायमंड सिटी, ठीक है। लुधियाना को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर ऑफ होजारी, मैनचेस्टर ऑफ होजारी। पुणे को कहा जाता है, पुणे को याद रखना आप लोग, पूर्व का ऑक्सफोर्ड, पूर्व का ऑक्सफोर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इससे बनेगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ना कोई एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये आप क्लिप उठाकर रख सकते हो, ठीक है ना। तो बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का सिलिकॉन सिटी, भारत का सिलिकॉन सिटी आप सभी से पूछी तो यह है बेंगलुरु। उसी प्रकार हैदराबाद के बारे में याद रखना, हैदराबाद मोतियों का शहर, मोतियों का शहर हैदराबाद। कोची, कोची के बारे में याद रखना, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी क्या है? कोची है। श्रीनगर को कहा जाता है धरती का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग श्रीनगर। मैसूर को कहा जाता है, मैसूर को
महलों का शहर, महलों का शहर। अमृतसर को कहा जाता है गोल्डन सिटी। यहाँ पर अमृतसर को गोल्डन सिटी नहीं कहा जाता है, गोल्डन सिटी ये है जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर। अमृतसर को यहाँ पर नहीं कहा जाता है, जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। अल्पुजा को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस मतलब अल्पुजा, अल्पुजा मतलब पूर्व का वेनिस। मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12th है, रीड एवरीवन। प्राचीन प्राचीन भारत में जैन धर्म ने किस भाषा को अपनी पवित्र भाषा के रूप में अपनाया था? और मेरा हमेशा से ट्रिक मैं बताता हूँ आप सभी को, जिस ऑप्शन में लंबा चौड़ा ऑप्शन दिख जाए, केवल वर्ड्स को हटाकर केवल ही या हमेशा उसको आंख बंद करके 99.99% वही चांस होता है कि वही ऑप्शन होगा। तो इसके कौन सा लंबा चौड़ा ऑप्शन लिखा है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, अर्धमगधी प्राकृत। अर्धमगधी प्राकृत, ठीक। तो मुझे बताओ, जैन धर्म के संस्थापक बताओ, संस्थापक। संस्थापक हैं, यह है ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही कहा जाता है आदिनाथ, आदिनाथ। लेकिन 23वें तीर्थकार हैं पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकार आप सभी से पूछे तो यह है पार्श्वनाथ। उसी प्रकार लास्ट 24वें तीर्थकार पूछे आप सभी से तो महावीर स्वामी लिखना, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। इसके बारे में हम लोगों ने, मतलब हम लोग और किसी प्रैक्टिस में धीरे धीरे कवर करेंगे जैन धर्म के बारे में। आज के लिए बस इतना ही करेंगे जैन धर्म के बारे में। तब तक के लिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, रीड कीजिएगा एवरीवन, रीड एवरीवन। संगम युग के संदर्भ में संगम संगाओं सभाओं संगम एकेडमीज किन तीन राजवंशों के संरक्षण में फली फूली? तो ये है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चोल, चेर और पांड्य, चोल, चेर और पांड्य हो जाएगा। तो मैं जो स्लाइड लाया हूँ ना, उससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा ही नहीं चोल, चेर और पांड्य के बारे में। तो हम लोग बढ़ते हैं वो स्लाइड के बारे में। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहले हम लोग करेंगे पहले चोल वंश के बारे में, चोल वंश के बारे में। चोली के पीछे क्या है? चोल वंश। चोल वंश है, महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका अगर प्रतीक पूछे जाए आपसे तो यह है बाघ, टाइगर। राजधानी है तंजावुर, बाद में गंगईकोंड चोलपुरम कर दिया गया, ठीक है। संस्थापक आप सभी से पूछे तो यह है विजयला चोल। महान शासक पूछे तो राजा राज प्रथम, राजा राज प्रथम। उत्तराधिकारी पूछे तो आप सभी से आप सभी बताना, उत्तराधिकारी आप सभी से पूछे तो बोलना राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र राजेश्वर वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में है, तंजावुर में। राज राजेश्वर वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में है। नौसेना सबसे शक्तिशाली शासक थी इसकी। इसकी सबसे शक्तिशाली शासक कौन सी सेना थी पूछे आप सभी से एग्जामिनर, तो बोलना नौसेना सबसे शक्तिशाली शासक थी। स्वशासन मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए प्रसिद्ध, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए प्रसिद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रमुख अभिलेख याद रखना, उत्तर मेरूर अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख किससे संबंधित है? यह है चोल वंश से संबंधित है। कावेरी नदी को चोलों का की गंगा कहा जाता है। चोलों की गंगा पूछे आप सभी से तो यह कावेरी नदी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर, इसी से संबंधित है ये। इधर देखो, लेफ्ट में लिखा है, लेफ्ट में लिखा है चेर और राइट में लिखा है पांड्या। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे चेर को। चेर है प्रतीक चिन्ह धनुष, राजधानी वांजी करूर, क्षेत्र है वर्तमान केरल, ठीक। प्रमुख बंदरगाह है मुचीरी, मुचीरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रमुख बंदरगाह मुचीरी है। काली मिर्च के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। रोमन साम्राज्य से व्यापार के लिए प्रसिद्ध कौन सा वंश था? तो यह है चोर वंश, चेर वंश, चोर वंश बोल रहा था, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जा रहा है। मतलब चेर वंश था, रोमन साम्राज्य के लिए व्यापार के लिए प्रसिद्ध, ठीक। उसी प्रकार राइट साइड में देखो, राइट साइड में आप सभी के लिखा है पांड्या वंश। क्या लिखा है? पांड्या वंश। प्रतीक है दो मछलियां, कौन सी मछलियां? दो मछलियां, ट्विन फिश। राजधानी है मुदैर, मुदैर। क्षेत्र है दक्षिण तमिलनाडु, दक्षिण तमिलनाडु। मोती के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। पांड्या वंश कौन से व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लिखना आप लोग अपने कॉपी पर, मोती के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। संगम साहित्य के लिए प्रमुख संरक्षक, संगम साहित्य के प्रमुख संरक्षक के रूप में कौन से वंश जाना जाता है? तो यह है पांड्या वंश, ठीक। प्रमुख बंदरगाह आप सभी से पूछे तो कोरकाई, कोरकाई लिखना, कोरकाई, कोरकाई प्रमुख बंदरगाह है पांड्या वंश का। और मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि पांड्य वंश, चोर वंश और चेर वंश से जितने भी एग्जामिनर पूछेगा भर भर ये क्वेश्चन, इससे बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 14 है, रीड एवरीवन। पेशाओं के पेशाओं पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर बना? कौन सा शहर बना है? कमेंट करो जल्दी। तो ये बना है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुणे, पुणे, पुणे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन
15th है, रीड एवरीवन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है ये आपका? ऑप्शन नंबर आप सभी लोग इसका कमेंट करना, आप सभी लोग इसका कमेंट करना, होमवर्क क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है ना? तो नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर अगला है, आप सभी रीड करना, तब तक के लिए मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है? तो रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रीड एवरीवन। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ, अच्छा मुझे बताओ खालसा पंथ की स्थापना मुझे बताना। खालसा पंथ की स्थापना तो ये लिखना 13 अप्रैल 1699 गुरु गोविंद सिंह द्वारा, कहाँ? पंजाब में, पंजाब के कहाँ? आनंदपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? कब? 13 अप्रैल 1699 में, ठीक। तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के समय चुने गए 5 सिख पंज प्यारे, क्या कहा जाता है उन्हें? पंज प्यारे कौन से थे? तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी है उसी प्रकार, बंदर सिंह बहादुर, भाई मोतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाल दास और भाई जैता। ऑप्शन नंबर बी है उसी प्रकार, भाई मर्दाना, भाई बुद्धा, भाई गुरदास, पूरा भाई ही भाई है सभी लोग, भाई मणि सिंह, भाई बाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिबा सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना? तो खलासा पंथ की स्थापना बताओ मुझे, खलासा पंथ की, जहाँ कोई यहाँ पर मेंशन देखो, 13 अप्रैल 1699 कहाँ? पंजाब के आनंदपुर, कहाँ? पंजाब के आनंदपुर में, किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, रीड एवरीवन। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक लेखिका कौन है? कौन है जी बताओ? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? पहले ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, रीड एवरीवन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है? कौन सी बनाती है? तो ये बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ? बांग्लादेश और बांग्लादेश के किनारे। अच्छा मुझे बताना, सुंदरबन डेल्टा जो है, सुंदरबन इसी किनारे स्थित है, इसी किनारे स्थित है। एकमात्र एक्टिव डेल्टा याद रखना, एक्टिव डेल्टा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर नाइन सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 है, खेलों में डोपिंग के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई की देखरेख कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म मुझे बताना। फीफा की स्थापना है 21 मई 1904 कहाँ? स्विट्जरलैंड में, कहाँ? स्विट्जरलैंड, ठीक। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में बताओ मुझे, कब हुई इसकी स्थापना मुझे बताना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में आपका होमवर्क है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाडा। वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा की स्थापना मुझे बताना, वाडा की स्थापना कब हुई थी? तो ये है 10 नवंबर 1999 1999 में, कहाँ? कनाडा। वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी, ठीक है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, जाने अनजाने में मुझसे भी कोई गलती होगी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। देखो, मैं इधर बोलता जाता हूँ, पढ़ता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, मतलब ना क्या ही बोलो यार, आप लोग का मतलब आप लोग मेच्योर पर्सन हो, है ना? ज़्यादा बोलने की ज़्यादा तो नहीं है। उसी प्रकार मुझे बताओ, नाडा की स्थापना बताओ, क्लासेस पे हम लोग बैक आते हैं पहले। नाडा की स्थापना तो ये है 24 नवंबर 2005 कहाँ? इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? एनडी मतलब नई दिल्ली में। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, रीड एवरीवन। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी ये हुई थी आपकी, ऑप्शन नंबर सी 1965 में, 1965 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, रीड एवरीवन।
अटल पेंशन योजना एपीवाई के अंतर्गत कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो कौन सा आयु वर्ग शामिल है? 18 टू 40, 18 टू 45, 21st टू 60, 25th टू 50। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष स्टार्ट कब हुआ ये? स्टार्ट अटल पेंशन योजना 9 अप्रैल 2015, 2015 पीएम कौन थे? पीएम मोदी जी द्वारा ठीक, उस टाइम पीएम मोदी जी थे ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा ऑप्शन ए। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, त्रिपुरा से संबंधित है। और इसके बाद त्रिपुरा से जितने भी लोक नृत्य पूछेंगे, इससे बाहर नहीं पूछेंगे एग्जामिनर। जितना हो सके दम लगा लेना आप लोग ठीक। त्रिपुरा के लोक नृत्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछा गया हमसे, सही है। लास्ट अगला हमेशा मतलब सावधानी पूर्वक ही पढ़ना, केयरफुली। कथन पहला है, होजागिरी जो डांस है मुख्यतः रियांग मतलब ब्रू जनजाति द्वारा किया जाता है। स्टेटमेंट सेकंड है, लोबांग बुमानी नृत्य डांस बुआई के मौसम तथा रंग बिरंगे लेबांग कीटों को पकड़ने से संबंधित है। स्टेटमेंट थर्ड है, गरिया नृत्य गरिया उत्सव के दौरान की अच्छी फसल और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट फोर्थ है, बिजू जो डांस है त्रिपुरा की रियांग जनजाति का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर फोर्थ गया गया काम से, ये नहीं हो जाएगा ना। सबसे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। मतलब जो भी हम लोग पढ़ेंगे त्रिपुरा राज्य से पढ़ेंगे और उससे बाहर पूछेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखो एक स्लाइड है त्रिपुरा राज्य से। इधर लेफ्ट में लोक नृत्य है, फोक डांस। फोक डांस इधर विशेषता है ठीक है। होजागिरी रियांग ब्रू जनजाति का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लक्ष्मी पूजा से संबंधित है। महिलाएं सिर पर बोतल कलश रखकर संतुलन के साथ नृत्य करती है। लोबांग बुमान इसी प्रकार त्रिपुरा जनजाति झूम खेती की बात किया जाता है। लोबांग कीट पकड़ने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन अच्छी फसल का प्रतीक है। लोबांग बुमाने गरिया नृत्य पूछे, गरिया डांस। तो यह है आप सभी से बताना, इसकी विशेषता है गरिया पूजा के अवसर पर कृषि पशुधन एवं समृद्धि के देवता गरिया को समर्पित पुरुष एवं महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। है की विशेषता है हलम जनजाति का कृषि आधारित लोक नृत्य अच्छी फसल की कामना हेतु किया जाता है। बिजू बिजू है चकमा जनजाति। यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा कि रियांग जनजाति, जो कि रियांग जनजाति आपके ऑप्शन में नहीं था, मतलब इसीलिए गलत हुआ क्योंकि चकमा जनजाति है। चकमा जनजाति। तो हम लोग स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पहले एक सेकेंड देखो। बिजू जो है चकमा जनजाति का 9 वर्ष नृत्य है। चैत्र माह के अंत में बिजू उत्सव पर प्रस्तुत किया जाता है। संगराई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, संगराई इंपॉर्टेंट है। मोग जनजाति का 9 वर्ष लोक नृत्य संगराई उत्सव के दौरान समूह में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्वागत डांस अतिथियों के स्वागत एवं त्रिपुरा की पारंपरिक संस्कृति के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। कौन सा डांस है? वेलकम डांस मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन 23rd है निम्नलिखित में से भरतनाट्यम कहाँ से? तमिलनाडु से। इसके पीछे प्रैक्टिस सेट में हम लोग पढ़ा ओडिसी राज्य से। उसके पीछे हम लोग वो नहीं पढ़ा भरत मतलब कथकली से। आज बारी है भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम की मार्गम प्रस्तुति की क्रम सही क्रम है, पूछा है हमसे, सही क्रम पूछा है ठीक है। तो इसका सही क्रम होगा, देखो इसका सही क्रम अला रिपु होगा, उसके बाद जाति स्वरम, उसके बाद शब्दम, उसके बाद वर्णम, उसके बाद पदम, फिर थिल्लाना। तो कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा है अला रिपु, उसके बाद जाति स्वरम, उसके बाद शब्दम, फिर वर्णम, फिर पदम, फिर थिल्लाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर है मतलब अगला है तमिलनाडु से भरतनाट्यम है ठीक। विषय इधर एक सेकेंड पेन के इन सेंस करना दो यार मुझे। हाँ, इधर सब्जेक्ट है और उसे कुछ फैक्ट है। राज्य है भरतनाट्यम, तमिलनाडु से। प्राचीन नाम है सादिर या दासी अट्टम भी कहा जाता है। आधार ग्रंथ है
नाट्य शास्त्र मतलब इसके लेखक कौन है? भरत मुनि, जिसे हमें पीछे पढ़ा है ना। कुल अध्याय बता मुझे, रिकॉल करो चीजों को। 36 अध्याय है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 4 भागों में। तो 4 भाग कौन कौन से हैं? कमेंट करना आप लोग, ठीक है। आधार ग्रंथ है नाट्य शास्त्र या भरत अभिनय दर्पण, अभिनय दर्पण, ठीक। संगीत है कर्नाटक संगीत। मुख्य मुद्रा है अरामंडी, अरामंडी, अरामंडी। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के लिए रुक्मणी देवी अरुंडल, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना अपने कॉपी, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रमुख संस्था है कला क्षेत्र। कला क्षेत्र की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है। कमेंट करना कहाँ है? चेन्नई में, चेन्नई था मतलब तमिलनाडु। प्रस्तुति क्रम है, पीछे पढ़ा है ना। अलारिपु, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, जवाली, तिल्लाना और मंगलम। प्रमुख देवता है नटराज मतलब शिव, नटराज मतलब शिव, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमुख देवता है शिव महाराज जी अपने, ठीक। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 24 है। आज बारी है अपने छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी लोक नृत्य बनेंगे, इससे बाहर कभी नहीं बनेंगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो जाए, डेप्थ डेप्थ में पूछेंगे तब भी इससे बाहर कभी नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, एवरीवन। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करेंगे, हम लोग बैठक खाली हैं भाई विचार करने के लिए। तो पहला है, पंथी नृत्य सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, हमने पीछे पढ़ा है ना। रउत नाचा भगवान कृष्ण एवं गोपाल संस्कृति से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है ये भी। थर्ड है, सुवा नृत्य केवल, केवल जहां पर देखिए काट देना, आंख बंद करके काट देना, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। सी थर्ड गया, थर्ड गया, थर्ड गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मतलब कर्म नृत्य कर्म वृक्ष के की पूजा से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से जितने भी लोक नृत्य बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेंगे। उस स्लाइड की ओर आप चाहो तो उस स्लाइड के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और जो बोल रहा हूँ उसका आप लोग क्लिप भी उठाकर अपने गैलरी में सेव कर सकते हो, है ना। तो लोक नृत्य इधर, और प्रमुख कुछ विशेषता है, ध्यान से पढ़ेंगे। पंथी है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डांस सतनामी समाज द्वारा किया जाता है। गुरु घासीदास की जयंती कब? 18 दिसंबर पर प्रस्तुत। भक्ति, समानता एवं सत्य का संदेश, तेज लय एवं कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। उसी प्रकार रौत नाचा है, रौत नाचा, रौत डांस। रौत मतलब यादव समुदाय का डांस है। देव देवठानी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान कृष्ण एवं गोपाल संस्कृति से संबंधित लाठी एवं पारंपरिक वेशभूषा इसका पहचान है। वेशभूषा से संबंधित अगर प्रश्न पूछे तो जो क्या बोलना चाहिए आप लोग को, जो मोर का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पंख, उसी को अपने सिर पर ऐसे लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सुअर डांस है, सुअर डांस, सुअर डांस। तो यह महिलाओं का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पीछे पढ़े हम लोग पुरुष का, तो पुरुष का नहीं है भाई, क्योंकि केवल लगा था। यह है सिर्फ महिलाओं, मतलब महिलाओं का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दीपावली के बाद किया जाता है। बीच में तोते सुआ का प्रतीक, पीछे हमने पढ़ा, प्रतीक रखा जाता है। गीत एवं ताली की ताल पर प्रस्तुत करते हैं। और गीत पूछे तो सुआ, तरी हरी नाना, तरी हरी नाना, ठीक। उसी प्रकार है कर्मा, कर्मा आदिवासी समुदायों को प्रसिद्ध नृत्य है। करम वृक्ष की पूजा, अच्छी फसल एवं समृद्धि की कामना, पुरुष एवं महिलाएं महिलाएं मिलकर करते हैं, बिल्कुल। गेंडी नृत्य, गेंडी डांस, बांस की ऊंची गेंडियों ठीक पर संतुलन बनाकर किए जाने वाला डांस है, मुख्यतः मुरियू जनजाति द्वारा। जो गेंडी नृत्य है ना, आप सभी को मैं बता दूं, ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला पहला त्योहार है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला त्योहार, जिसे हरेली भी कहा जाता है, ठीक है। गैर भैया हार नृत्य, यह मुंडिया मारिया जनजाति युद्ध एवं शिकार आधारित नृत्य है। सिर पर बाइसन गैर के सिंगों जैसी सजावट। सरहुल, सरहुल उराव एवं अन्य जनजातियों द्वारा बसंत ऋतु एवं प्रकृति की पूजा से संबंधित है। दंडारी नृत्य, दंडारी नृत्य संबंधित है मथुरा राजमुरिया जनजाति नृत्य, डांडों के साथ समूह में किया जाता है। होली एवं वसंत से जुड़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन हमेशा की तरह आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। बाकी क्लासेस कैसी लगी कमेंट करना। टीचिंग स्किल को मैं भी इम्प्रूव करूंगा, आप लोग कमेंट करोगे, फीडबैक दोगे तो, ठीक है। और बाकी अगर कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया हूँ जाने अनजाने में, किसी सम्मानीय व्यक्ति के लास्ट में जी नहीं लगाया हूँ, जी या श्रीमान या माननीय, तो अपना भाई या बड़ा भाई समझ कर माफ़ कर देना। क्योंकि मैं भी टीचिंग स्किल मतलब टीचिंग फील्ड में नया नया हूँ। और बाकी सपोर्ट करना यार, बहुत मेहनत लगती है क्लासेस को आप तक डिलीवर करने में, कंटेंट को रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट लिखने में, मतलब क्या ही बोलूँ।
आप सभी समझदार हो। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और जो इसका क्लासेस का पीडीएफ है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, इतना तो उम्मीद है आप सभी पर। मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।